Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class, right? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, अगर मैं क्विकली सम अप करूं, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी थी. हमने ये समझी थी, राइट? तो हमने ये समझी थी कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, राइट? एरिया अंडर द कर्व इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन का जब हमें मतलब समझना है कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, कैसे हम उसे फिजिक्स में यूज करेंगे, तो उसका पहला जो एक यूज है वो है एरिया अंडर द कर्व निकालने में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैंने कल आपको बताए थे, जो एग्जांपल लिए थे वो याद करो. वो ऐसे कर्व थे विच वर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस. तो एनी कर्व विच वर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस वी कैन यूज ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व. कोई दिक्कत नहीं है. थिंग्स वुड बी वेरी इजी, लाइफ वुड हैव बीन वेरी इजियर इफ द रिलेशनशिप वर लीनियर. अगर रिलेशनशिप्स दो वेरिएबल के बीच में लीनियर होते तो हम ज्योमेट्री या मेंसुरेशन की मदद से एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते थे. बट अच्छी बात या बुरी बात यह है कि इन फिजिक्स मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी गेट बिटवीन वेरिएबल्स और अमंगस्ट वेरिएबल इज नॉन लीनियर. तो जिसके कारण हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है. तो कल हमने जो इंपॉर्टेंट बात समझी थी वो ये समझी थी कि एरिया अंडर द कर्व निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक है ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, दूसरा है इंटीग्रेशन. पर इन दोनों में सबसे पावरफुल मेथड या अप्रोच कौन सा है? इंटीग्रेशन. दैट्स व्हाट वी लर्नड यस्टरडे, राइट? इंटीग्रेशन इज द मोस्ट पावरफुल अप्रोच टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व. हमें इंटीग्रेशन यूज करते वक्त हमारे दिमाग में ये सेटअप नहीं होना चाहिए, फिर हमारे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं होना चाहिए कि चेक करना है कि रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर. रिलेशनशिप कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एरिया अंडर द कर्व हमें इंटीग्रेशन दे सकता है. क्या क्लैरिटी है? ये बात हमने कल समझी थी. दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड. हमें इंटीग्रेशन करना आता है, उसके निटिग्रिटीज हम समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमने समझी कि एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मेंसुरेशन क्यों फेल हो गया. Why mensuration failed at the first place? We should understand it. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मेंसुरेशन क्यों फेल हो गया? मेंसुरेशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि जब हम फिजिक्स में आए तो हमें समझ में आया कि वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मोस्टली नॉन लीनियर होता है. तो अगर मोस्टली नॉन लीनियर होता है तो जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा इट विल बी एरिया अंडर द नॉट स्ट्रेट लाइन बट अंडर कर्व्स. तो एरिया अंडर कर्व्स अगर हमें निकालना है तो मेंसुरेशन फेल्स देयर बिकॉज वी डिडंट हैव एनी फॉर्मूला एक्सेप्ट एरिया ऑफ अ सर्कल जहां पे हम एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर दोस कर्व्स हमने मेंसुरेशन में निकाला है. ठीक है सर, इज दिस द ओनली यूज ऑफ इंटीग्रेशन? एक सवाल आया है. इसका जवाब है नहीं. इंटीग्रेशन का यूज हम लोग देखेंगे. वन ऑफ द यूजेस इज एरिया अंडर द कर्व. ठीक, इसको हमें समझना है. क्लैरिटी है ये? आइए तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. कल जो हमने सीखा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो बेसिकली वी अंडरस्टूड कि एरिया अंडर द कर्व विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन. तो अब ये एरिया अंडर द कर्व को इंटीग्रेशन में कैसे कैसे इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व देगा, ये हमें अभी समझना है. सो लेट्स सी दिस. सपोज हमारे पास एक कर्व है. दिस इज द कर्व दैट वी आर हैविंग, राइट? एंड दिस कर्व इज दिस इज y which is a dependent variable and this is x which is an independent variable. अब समझने वाली बात है कि y और x में फिजिकल वेरिएबल्स या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. इनफैक्ट होता ही है. ठीक है, अब मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है. तो एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका क्या होगा, सुने ध्यान से. अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से x दूरी पे जाके एक छोटा सा लाइन खींचूंगा एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ को कट करेगा किसी पॉइंट पे. तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में y वैल्यू निकाल लूंगा. ठीक है, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू. ये जो y की वैल्यू आएगी दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस लाइन. ठीक है, और एक मैं लाइन लूंगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस dx फ्रॉम द ओरिजिन, और यहां से भी एक लाइन खींचूंगा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. तो ये भी इस ग्राफ को कट करेगा. यहाँ पे कहीं पे ग्राफ को कट करेगा जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा हमने. तो एरिया अंडर दिस कर्व जो है ये क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये छोटा सा एरिया है इसको मैं बोलूंगा स्मॉल एरिया dA. दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं ये जो पोर्शन मैंने बनाया है इस पोर्शन को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, फील करें, थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं इस पोर्शन को दिखाऊं, थोड़ा जूम आउट करके, ठीक है, आपको समझ में आएगी चीजें. ध्यान से देखें. यस,
समझे मैं जो चीज बता रहा हूँ? ये जो आपने यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट खींचा है, ये सेगमेंट को मैं बना के दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया है, एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ये कहीं पे ओरिजिन है, यहां से ये जो दूरी है ये है x, और यहां से दूसरा जो वर्टिकल लाइन खींचा है उसकी दूरी है x प्लस डी एक्स। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ये दूरी है dx। ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व आया है ये मेरा कर्व था, देखो ध्यान से, ऐसा मेरा कर्व है। ये x और x प्लस dx हमें पता है कि dx थिकनेस बहुत स्मॉल होता है। तो बेसिकली हमें जो पोर्शन मिला है एरिया अंडर द कर्व, वी आर गेटिंग दिस पोर्शन, देखो ध्यान से। सपोज दिस इज a, this is b, this is c, this is d। ये पूरा एरिया अंडर द कर्व मुझे निकालना है, समझना है इस चीज को, ठीक है ना? ये थोड़ा सा फील करने वाली चीज है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एक्चुअली अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल नहीं है, बट अगर हम लॉजिकली सोचें, बिकॉज ये dx काफी छोटा है, तो ये जो पोर्शन है, ऐसे ये पोर्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है बिकॉज मैंने इसको जूम आउट किया है। एक्चुअली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन की एरिया काफी कम होगी। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन की एरिया काफी कम होगी। तो हम सेफली बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रपीजियम, एक्चुअली ये ABCD एक ट्रपीजियम था, वी कैन सेफली से दैट एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या? ABCD, ये B हुआ, इसको C डैश मैंने बोला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रपीजियम ABCD is almost equal to, almost, area of rectangle ABC dash D। और ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? ये वाली लेंथ कितनी है? देखो ये वाली लेंथ है y, ये डायग्राम देखो, ये लेंथ y थी, ये कहाँ पे कट किया? y एक्सिस y, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ y है। आपको समझ में आ रही है? स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y है, वही लेंथ यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, तो ये y है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल एक छोटा सा ABCD, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू YDX। तो जो DA आया, ये आया YDX। क्या बात समझ में आएगी? ये जो DA आया, DA what is DA? DA is the small area which we have represented by red color in the graph section, और उसी को बड़ा करके जूम करके दिखाया है। ठीक है, we have zoomed it out and we have drawn a big picture of it to understand it very clearly कि क्या हो रहा है। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD is equal to YDX। क्या बात समझ में आ रही है? So this is DA, DA is YDX, this is the small area that we are talking about। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो DA है, ये छोटा सा एरिया मुझे मिला। ऐसे छोटे 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 सभी एरियाज अगर हम ऐड करते चले, will we get area under this curve with x axis। ऐसा एक सेक्शन लिया, अब लॉजिकली सोचो, फिर एक और सेक्शन ऐसा लेंगे, फिर एक और सेक्शन ऐसा लेंगे, ऐसे सभी सेक्शन को जोड़ते चलेंगे सभी का एरिया, तो क्या हमें टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा? इसका मतलब कि जो बड़ा पार्ट का एरिया निकालना है, तो हमने इसे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया और सभी पार्ट्स का एरिया सेपरेटली ऐड कर रहे हैं टू गेट द टोटल एरिया अंडर द कर्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो YDX आया है, समझे इस बात को, ये YDX इस फिगर का अप्रोक्सीमेट एरिया है। हमने इस रेड कलर वाले एरिया को नेग्लिजिबल माना है और हमने इसे छोड़ दिया, वी हैव नॉट कंसिडर्ड इट। बट उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस होगा, दैट एरर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, सो वी डिड नॉट वरी अबाउट इट, राइट? इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो वो छोटा होगा, तो ये जो ट्रपीजियम का एरिया था, दैट कैन बी approximated to the area of the rectangle ABCD which is YDX। तो जो छोटा सा एरिया आया which is DA equal to YDX। तो टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया निकालने के लिए वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसा मैंने एक छोटा सा एरिया DA निकाला, ये इसको मान लो मैंने DA1 बोला,
सिमिलरली इसके बाद वाला का एरिया देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसा एक DA2 निकालूंगा तो DA1 प्लस DA2, फिर ये वाला एरिया सेपरेटली जो निकाला है, ये DA3 निकालूंगा, ऐसे DA1 DA2 DA3 ऐसे सब जोड़ता चलूंगा, तो आई विल गेट द टोटल एरिया। अब ये जो छोटा छोटा एरियाज हम ऐड कर रहे हैं, इसको मैथमेटिशियन ने बोला कि एक काम करो, इसको हमने जो अभी सोचा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज इंटीग्रेशन। ये जो छोटा छोटा एरियाज जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने की जगह पे एक काम करो, इंटीग्रेशन साइन लगा दो और इंटीग्रेशन ऑफ DA कर दो। सो इसका वैल्यू वही आएगा विच यू आर गेटिंग बाय एडिंग अप द स्मॉल 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 एरियाज टुगेदर। इसी को हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम इसके कुछ लिमिट्स डालें। बिना लिमिट्स का ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व नहीं निकलेगा, इसके कुछ लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक? मान लो ये एरिया हमें निकालना है सम वैल्यू ऑफ x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक, तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। सो दिस विल बी एरिया अंडर द कर्व। और यहाँ पे मान लो x इक्वल टू a लिया, यहाँ पे x इक्वल टू b लिया, और dA की जगह पे क्या डाल देंगे? y dx। क्या मेरी बात समझ में आई? सो दिस इज व्हाट इज योर एरिया अंडर द कर्व। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व का क्या फॉर्मूला आया, सब लोग देखें। एरिया अंडर कर्व का जो फॉर्मूला आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा ताकि कुछ बच्चे जो लेट आए हैं वो फिर से समझ सकें। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। एरिया अंडर द कर्व आएगा y dx। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। देखो यहाँ पे d के बाद जो वेरिएबल आ रहा है, ध्यान सुनना, कुछ चीजें याद रखने लायक। d के साथ जो वेरिएबल आ रहा है और d के आगे जो वेरिएबल आ रहा है, वो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे अगर x आ रहा है, यहाँ पे y आएगा। अगर यहाँ पे x है तो कभी भी यहाँ पे x नहीं आएगा, समझो। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे y आ रहा है, तो दिस इज, और यहाँ पे अगर x आ रहा है तो इससे समझना है कि दिस इज एरिया ऑफ द कर्व अंडर, एरिया ऑफ द कर्व अंडर x एक्सिस। और एरिया ऑफ द कर्व अंडर x एक्सिस में एरिया ऑफ द कर्व एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। तो d के बाद जो आ रहा है वो एक्सिस का, कर्व का वो एक्सिस, कर्व और वो एक्सिस के बीच का रीजन जो है उसका एरिया देगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अभी कोई बोल सकता है कि व्हाट अबाउट दिस एरिया, समझे? बट ठीक है, वहां पे जाने से पहले मैं एक बार रिकैप कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री इज हेल्पफुल एज लॉन्ग एज द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन, और द एरिया दैट आर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस अगर हो तो मेंसुरेशन या ज्योमेट्री हमारा हेल्प कर देगा, हमें आंसर दे देगा। लेकिन अगर किसी रीजन को बाउंड करने वाले जो जो कर्व्स है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर वो कर्व हो गए, कोई भी एक अगर कर्व हो गया, then integration will not then mensuration will or geometry will not be able to give us the answer unless and until it is a circle। तो सर्कल तो एक स्पेशल केस है, बहुत सारे अलग अलग कर्व्स भी होते हैं, तो उस केस में हमें हमारा आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन से। अब हम उस इंटीग्रेशन की निटी-ग्रिटी को समझ रहे हैं कि कैसे एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन की मदद से निकालें। दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने एक कोई जनरल कर्व खींचा, राइट, ये y और x के बीच का रिलेशनशिप है, दिस इज व्हाट इज द कर्व। तो ये जो कर्व है ये एक रिलेशनशिप होगा y और x के बीच में, which will be written as y is equal to fx। y will be some function of x, some x के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा, y उसके बराबर होगा, so that will be this particular कर्व। और एक बात समझ में आती है कि जो y equal to fx होगा वहां पे x का जो डिग्री है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाए x का डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो y का भी 1 है, x का भी 1 है, तो उस केस में ये कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। यस और नो? क्या सब लोग मेरे साथ हो? अभी तक सब लोग मेरे साथ हो? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब इसके अंदर का एरिया, एरिया ऑफ दिस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालें? निकालने का तरीका सुने। हम ओरिजिन से x दूरी पे एक पॉइंट लेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। So this perpendicular will cut this curve at some point. Let us say यहां से इस पॉइंट की हाइट है जहां पे कट हो रहा है वो है y, इसको यहाँ पे दिखाया है y।
आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो यहाँ पे दिखाया है y। फिर हमने एक दूसरा वर्टिकल लाइन खींचा है एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्लस dx फ्रॉम द ओरिजिन, और वहां से भी एक वर्टिकल लाइन खींचा है एंड दिस वर्टिकल लाइन इज अगेन इंटरसेक्टिंग दिस कर्व। ठीक है, और अब इस येलो ये जो छोटा सा एक रीजन बना था, इस छोटे से रीजन को हम जूम करके देख रहे हैं, वी आर जूमिंग इट आउट, उसको बड़ा करके देख रहे हैं। तो वो बड़ा करके दिखाया मैंने यहाँ। देखो ओरिजिन से x दूरी पे एक वर्टिकल लाइन है और ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ओरिजिन से x प्लस dx दूरी पे एक दूसरा वर्टिकल लाइन है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है। अब इसके अंदर का एरिया मुझे चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वाला कर्व जो है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एक ट्रपीजियम होता, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रेड कलर का ट्रायंगुलर रीजन मैं दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगुलर, इसकी एरिया बहुत छोटी है बिकॉज dx इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली निकालना था एरिया अंडर ए बी सी डी, ये एरिया मुझे निकालना था। बट मैं बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम एबीसीडी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डैश डी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्विकली बोलो, ए बी सी डैश डी, क्योंकि सी सी डैश की दूरी काफी छोटी है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, इट्स मिनिस्कल, तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल, तो वी आर नेग्लेक्टिंग इट एंड वी आर सेइंग दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डैश डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालें? रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। व्हाट इज दैट? will it be y which is the length into width which is dx? तो is it y dx? is it the area of this small region? तो ऐसा फिर मैंने बोला कि अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालनी है तो मुझे ऐसे स्मॉल स्मॉल रीजन जोड़ने पड़ेंगे। तो इसको मैंने बोला dA1 let us say it is y dx। उसी तरीके से टोटल एरिया निकालने के लिए dA1, उसके बाद फिर मैंने एक और रीजन ले लिया dA2, उसके बाद एक और रीजन ले लिया छोटा सा dA3। ऐसे सबको जोड़ेंगे तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा विद एक्स एक्सिस। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो सबको जोड़ने वाली बात थी dA1 dA2 dA3 अप टू जितना भी हो, जिसको हम जोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे इस तरीके के रेक्टेंगल को, इन सबको मैथमेटिशियन ने बोला कि इसका मतलब ये होता है, ये स्नेक लगा दो विच इज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद डीए कर दो और लिमिट्स डाल दो, मतलब इंटीग्रेशन, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बना दो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है कि मुझे एरिया अंडर दिस कर्व विद x एक्सिस चाहिए बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लाइन के बीच में एरिया क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं। सपोज ये है मेरा x इक्वल टू a वाला लाइन, फील करें, एंड दिस इज माय x इक्वल टू b वाला लाइन, और ये है मेरा वो एरिया जो मुझे चाहिए। तो इस एरिया की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? बाय यूजिंग दिस नोटेशन, एंड आई नो हाउ टू गेट और हाउ टू इंटीग्रेट। मुझे पता है, वी नो हाउ टू इंटीग्रेट। अब सवाल आता है, क्या एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही आता है? बिल्कुल, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही एरिया अंडर द कर्व आएगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन विल ओनली गिव यू एरिया अंडर द कर्व। क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आ रहा है? तो आपको लिमिट्स डालना जरूरी है कि किस लिमिट से किस लिमिट तक हम एरिया अंडर द कर्व चाहते हैं। क्या यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हुई है? क्या फील आई? देखो ये फील आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा, आपको अक्ल लगानी पड़ेगी कि एरिया अंडर द कर्व मुझे निकालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या ये फील आई है आपको? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, डू नॉट वरी, यू विल बी एबल टू डू इट, बट यू शुड गेट द फील ऑफ इट। क्या क्लैरिटी है ये? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे फिर इसका मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझा एरिया अंडर द कर्व का, इंटीग्रेशन y dx। मैंने आपको ये सिखाया कि d के बाद जो वेरिएबल है वो x है, और d से पहले जो वेरिएबल है वो y है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे, सुनो, अगर मैं यहाँ पे dx ले रहा हूं तो यहाँ पे मुझे y लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे dy रख रहा हूँ वहां पे y, तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज इफ समबडी आस्क्स मी, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, देखो देखो, सपोज इफ समबडी आस्क्स मी, सुनो ध्यान से, इफ समबडी आस्क्स मी कि व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया enclosed between the curve and the y-axis, between suppose y equal to a and y equal to b, ये एरिया मुझे चाहिए। कैसे आप ये एरिया निकालोगे?
अब आपको एरिया ऑफ दिस कर्व विथ वाई एक्सिस चाहिए, तो कैसे निकालोगे? इसको यूज करो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। तो एरिया अंडर द कर्व अभी हो जाएगा एरिया अंडर कर्व और अंडर कर्व एंड वाई एक्सिस। इसको कैसे लिखना पड़ेगा? सुनो, इंटीग्रेशन डाला, y की वैल्यू कहां से कहां तक? y की वैल्यू a से b तक, समझे? तो y की वैल्यू a से b तक, तो d के साथ y आएगा d के बाद, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा, क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यू नो, मतलब ये dy आ गया, ये dy आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, जैसे कि सपोज 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 मान लो ये इक्वेशन है, फील करना, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? अगर यहाँ y आया है तो यहाँ पे x आना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है, तो इससे हमें समझ में आता है कि x की वैल्यू आएगी रूट y। फील करना, फील करना, x की वैल्यू क्या आएगी? रूट y। तो यहाँ पे x आना चाहिए और x की जगह पे क्या आएगा? रूट y। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देखो फील करना, a टू b, x की जगह पे क्या लिखूं? x की जगह पे लिखूंगा रूट y dy। क्या रूट y dy का इंटीग्रेशन आपको आता है? और फिर लिमिट्स a टू b जा रहा है, क्या आप लिमिट्स डाल के प्रॉपरली इसको सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? सो एरिया अंडर द कर्व और एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस। तो एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस अगर बोले तो d के बाद x आएगा, और x यहाँ पे है तो यहाँ y आएगा। और अगर एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस बोले तो d के बाद y आएगा और यहाँ पे x आएगा, और x को आपको y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? समझ में आई बात? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या क्लैरिटी है ये छोटा है, ये जो रेड कलर वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, बी सी सी डैश, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड हेंस वी आर नेग्लेक्टिंग इट। ये वेरी वेरी स्मॉल कैसे पता चला आपको? मैं बताता हूं। देखो, ये जो लेंथ है, फील करना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है dx, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो सी सी डैश है, ये लेंथ है dy। तो ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे सेपरेटली, फील करना, ये dx है, ये dy है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वी आर हैविंग हाफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। देखो, dx अपने आप में बहुत छोटा क्वांटिटी है, dy अपने आप में बहुत छोटा क्वांटिटी है। dx dy के बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। dx मतलब जितना तुम सोच सकते हो, जितना छोटा, उससे भी छोटा इस dx, अगर मैं लैंग्वेज के टर्म्स में समझाऊं। याद करो, मैंने स्टोरी समझाई थी, 0 पॉइंट पनिशमेंट मिला, 0 0 0 लिखते चले सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक, लास्ट में सोते सोते 1 डाल दिया। तो 1 में से वो नंबर सेपरेट करोगे तो यू विल गेट 0.000, ऐसा चलता रहेगा, लास्ट में 1 आएगा। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। जितना आप सोच सकते हो, तो उतना भी आप सोच लोगे कितना बड़ा छोटा हो सकता है, उससे भी छोटा होता है dy और dx। तो अगर मैं दो बहुत छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करूं, क्या मैं रिजल्ट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। देखो, dx इज अ वेरी स्मॉल नंबर, dy इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल नंबर, dx dy। तो dx इंटू dy करूंगा, विल माई नंबर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, और फिर उसका हाफ भी करना है। तो डोंट यू थिंक इट इज ऑलमोस्ट जीरो? इसीलिए वो एरिया छोड़ा गया है। दिखाते वक्त इस एरिया को बड़ा करके दिखाया जाता है, ताकि आपको फील आए कि हाँ, ये एरिया हम छोड़ रहे हैं, अदरवाइज वो इतना छोटा हो जाएगा कि आपको दिखेगा भी नहीं प्रोबेबली। क्या क्लैरिटी है ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए ये एरिया छोड़ा जाता है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट एरिया अंडर अंडर बिटवीन दीज टू लाइंस as y into dx. Actually y into dx is an approximate value, it is not the exact value. ठीक है? क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्लियर है पक्का? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? 100% क्लैरिटी है? 100%? ठीक है। अब देखो, अब ये मेथड को हम लोग यूज करेंगे। मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं, ठीक है? फाइंड द एरिया
between x axis and x equal to 0 to x equal to 3, ठीक है, and graph is y is equal to suppose 4x. Find the area between x axis and x equal to 0 to x equal to 3. Find the area between x axis and x equal to 0 to x equal to 3, ठीक है, area between x axis and x equal to 0 to x equal to 3 and the curve. ठीक है, यहां पे निकालना है find the area, second question, find the area between y axis, सुनो, and y equal to 0 to y equal to 3 and curve. ये सवाल है, दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, मुझे चाहिए इसके आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आप इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन वाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन बना के प्रॉपरली लिख सकते हो क्या? सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करो, फिर आपको क्लैरिटी आएगी। y इक्वल टू 4x, देखो y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, मतलब ये जो ग्राफ आएगी ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है, हाँ या ना? ये लीनियर ग्राफ है, चलो जल्दी करो फटाफट। तो लीनियर ग्राफ है तो कैसा होगा बोलो? y इक्वल टू 4x, तो लीनियर ग्राफ इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, दिस इज योर y इज इक्वल टू 4x। तो हमें चाहिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के बीच में, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 3 है, लेट अस से, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 3 है। इस एरिया मतलब ये पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए। तो बेसिक से अगर हम चलेंगे, हम यहाँ से x दूरी पे एक ऐसा लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे x प्लस dx दूरी पे, हमें ये समझ में आता है, अभी हमने देखा था। ये छोटा सा एरिया होगा, इस छोटे सा एरिया, इस छोटा सा स्ट्रिप का एरिया कितना होगा बोलिए? गुड, इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा जल्दी बोलिए, सब लोग बोले फास्ट। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया dA, क्या लिखा था हमने? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यही दिखा था ना हमने, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अरे बोलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की वैल्यू कितनी है? 4x, इज इट 4x dx? अब ये dA है, तो टोटल एरिया, ये पार्ट ए है, टोटल एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। x की वैल्यू कहां से कहां तक? dx है, मतलब x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से लेके 3 तक। क्या आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हो? डू नॉट टेल मी नो। यस यस यस, वी कैन गेट। मैं आ रहा हूं यार, रुकना अभी सुन। तो सुनता नहीं है ना भाई, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। सुनते नहीं हो तो जब डिफिकल्टी लेवल आ जाएगी तो उड़ जाओगे एकदम फटाक से, इसलिए सुनो, पहले सुनो। मुझे पता है तुम्हें आता है, लेकिन जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी तो तुम अगर सुनोगे नहीं तो तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे। सुनो, 18 आया, इंटीग्रेशन से कर दिया हमने। अभी तुम अगर मुझे बोलो कि सर ये लीनियर रिलेशनशिप है, तो लीनियर रिलेशनशिप है तो ये तो एरिया अंडर द ट्रायंगल ही हो गया ना सर। तो क्या हम ज्योमेट्री से, ये तो मेंसुरेशन से, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन से किया, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन से, क्या हम अपना आंसर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 3 और हाइट कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ जाएगी 12, ये जो लेंथ है, ये लेंथ आ रही है 12, तो विल इट बी हाफ इंटू 3 इंटू 12 विच इज 18। सो देखो यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर मैच कर रहा है। दिस इज अगेन द टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट हमारा ग्राफ लीनियर हो या नॉन लीनियर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ग्राफ लीनियर हो या नॉन लीनियर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर इंटीग्रेशन देता है। तो इंटीग्रेशन इज अ मोर पावरफुल मेथड, यस और नो? अब मुझे क्या करना है? अभी मुझे फाइंड द एरिया बिटवीन y एक्सिस, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड कर्व, इसके बीच में मुझे चाहिए। तो चलो ये करते हैं। तो y की वैल्यू, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 तक, ये y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 3 तक मान लो ये वाला लाइन है, ये है y इक्वल टू 3, ये एरिया मुझे चाहिए। ये एरिया के लिए क्या करूं? यहां से मैं एक y दूरी पे एक लाइन खींचूंगा और एक दूसरा लाइन खींचूंगा y प्लस dy दूरी पे। तो क्या ये मुझे एक छोटा सा स्ट्रिप मिलेगा? इस स्ट्रिप का एरिया मुझे लेना पड़ेगा। इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लूं? इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? सही तरीके से बताना, गड़बड़ मत करना। इस स्ट्रिप का एरिया कौन बताएगा? पार्ट बी, डीए। क्या ये हो जाएगा? डी के बाद क्या लिखूं बोलो, और डी के आगे क्या लिखूं बोलो? y की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to 3, तो यहाँ पे मुझे पक्का y लिखना है। ये सीखो प्लीज एवरीवन, ऑल ईयर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है?
यस, तो यहाँ पे dy आया तो यहाँ पे x आएगा, और x की जगह पे क्या लिखूं, y/4। यहाँ पे x आएगा और x इक्वल टू फ्रॉम द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू y/4, तो यहाँ पे y/4 डाल दिया, y/4 dy, और ये डी आया तो एरिया आ जाएगा टोटल। लिमिट डाल दो, लिमिट्स कहां से कहां तक, y की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, 3 तक है ना, और ये आ गया 1/4 बाहर आ गया, इट इज y dy, तो इट इज y²/2, इट इज 1/8 y² की वैल्यू है 3² माइनस 0², क्या ये आया वैल्यू 9/8, 9/8 इज योर आंसर। ये इंटीग्रेशन से आया। अब आप में से चेक कर लो ज्योमेट्री से या मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से या मेंसुरेशन से चेक कर लो, will it be half of base into height, base is 3 and what is height, y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू है 4/3, तो x की वैल्यू ये 4/3 है, सॉरी y की वैल्यू जब 3 है x की वैल्यू 3/4, तो हाफ ऑफ मेंसुरेशन या ज्योमेट्री से, यहां पे लिख रहा हूं जगह थोड़ा कम है, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री से क्या होगा बोलो, इट इज हाफ इनटू बेस, बेस इज हाउ मच 3, एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज दिस लेंथ, दिस इज लेंथ इज हाइट, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ये जो भी कोऑर्डिनेट होगा ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू 3 अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आएगी। देखो क्या ये 9/8 फिर से आया, तो मेंसुरेशन से भी आंसर आया, इंटीग्रेशन से भी आंसर आया। बट समझने वाली बात क्या है कि इंटीग्रेशन से, सॉरी मेंसुरेशन से यहाँ पे इसलिए आंसर मिल रहा है बिकॉज द रीजन जो हमें चाहिए, जिसका एरिया मुझे चाहिए, इट इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस ओनली, इसीलिए मेंसुरेशन हमें आंसर दे रहा है। अगर ये कर्व से बाउंडेड होता तो मेंसुरेशन आंसर दे नहीं पाता। क्या क्लैरिटी है ये, डिड यू अंडरस्टैंड इट, समझ में आई बात, बोलो पक्का, नोटेड, नोटेड, बढ़ू, क्लैरिटी आई, क्लैरिटी आई, एरिया अंडर द कर्व क्लैरिटी आई, पक्का पक्का, गुड, बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है, इसको नोट कर लो, 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, नोट कर लो फास्ट, हड़बड़ी मत करो, नोट करो। डन। अब देखो, अब देखो, सपोज मैं आपको एक और ग्राफ देता हूं, सपोज इफ आई आस्क यू, there is a graph something like this, and let us say this graph is y is equal to 2x², आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कर्व y equal to 0 to y equal to 3 and हाँ, find area of the region between curve y axis and y equal to 2 to y equal to 3, कर्व y equal to 2 to y equal to 3, कर्व and y axis, मुझे बता सकते हैं उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये y है ये x, अभी मुझे बता सकते हैं कौन सा एरिया मुझे निकालना है, विच एरिया आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, क्या ये 2 ये 3 है, क्या मुझे ये एरिया चाहिए, बोलो, तो ये एरिया मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूं, क्विकली ओरली जवाब दो, अभी अगर समझ चुके हो तो ओरली जवाब दो, बोलो कैसे निकालूं इसका एरिया, डीए जो मुझे लिखना है कैसे लिखूं, बोलो, डी के बाद क्या आएगा, डी के आगे क्या आएगा, जल्दी बोलो, लिखो लिखो लिखो, टाइप करो, डी के बाद क्या आएगा, y की वैल्यू 2 से 3 वेरी कर रही है, तो क्या यहाँ पे y आएगा, सब लोगों ने यहाँ पे y लिखा है क्या, एवरीवन, वेरी गुड, और यहाँ पे आएगा x, यही करना पड़ेगा, तो इट विल बी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 2 to 3, डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया, x की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, √y/2 dy, तो 1/√2 को बाहर निकाल लिया, √y dy, इट इज y to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए, इट इज 2/3√2 विच इज √2/3, पहले y की जगह पे 3 डालो, इट इज 3 to the power 3/2, फिर y की जगह पे 2 डालो, इट इज 2 to the power 3/2, ये आपका रिजल्ट आया, दिस इज व्हाट इज योर एरिया, आई होप यू अंडरस्टूड इट। सर d के बाद y पहले x, d के बाद y पहले x, हाँ दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, आई थिंक यू हैव आंसर्ड दिस ओनली, क्या क्लैरिटी है ये, क्या क्लैरिटी है ये, अगर मुझे कोई बोले व्हाट इज द एरिया
of the region between the curve x equal to 1 and x equal to 2, कर्व x equal to 1, x equal to 2 and x एक्सिस, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। कैसे निकालूं ये एरिया बोलो? ये रेड कलर वाला एरिया है, ये रेड रीजन, ठीक है ना? तो ये रेड रीजन का एरिया है, रेड रीजन एरिया, हाँ या ना? समझ आ रही है? ब्लैक रीजन का एरिया बोलो, कौन होनहार बताएगा ब्लैक रीजन का एरिया? जल्दी बोलो, ओरल है ये तुम्हारे लिए अभी। ब्लैक रीजन का एरिया बोलो, बहुत आसान है, खटाखट खटाखट करते चलो। बोलो सबसे पहले, ये जो इंटीग्रेशन है, ये टोटल एरिया क्या ये आ जाएगा y, अच्छा डी के बाद क्या आएगा और डी के आगे क्या आएगा? बिकॉज x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ x आएगा सर, और इसके आगे y आएगा, और y की वैल्यू 2x² है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। बोलो आंसर 2/3x³ लिमिट्स 1 से 2। लिमिट्स सॉल्व करना आपको आता है? पहले x की जगह पे 2 डालेंगे तो इट इज 8, 2 क्यूब इज 8, माइनस x की जगह पे 1 डालेंगे, 1 क्यूब इज 1। तो क्या आपका आंसर आया? 2 into 7/3। आई एम प्रीटी मच श्योर मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड थॉरली। डिड यू अंडरस्टैंड इट? जल्दी बोलो, क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी बोलो क्लैरिटी के साथ, क्या क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है, क्लियर है ये? क्लियर है? अच्छा, अब हम जो चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन का, उसको समझते हैं, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? वो समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमें उसको हमें यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में चाहिए होता है, ठीक है? आइए समझते हैं। सपोज आई गिव यू अ सर्कल, आप सबने सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर, ये सब आपने निकाला हुआ है, ठीक है ना? तो मेरा टास्क है फाइंड by integration the perimeter of the circle। आपको फॉर्मूला पता है, तो वही फॉर्मूला लाना है, लेकिन इंटीग्रेशन करके लाना है। कैसे लाना है सुनो, अभी सीखो, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है? सुने ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस पूरे सर्कल को फिर से आपके लिए बड़े से बनाता हूं, यहां सीखोगे तुम अभी। अभी सुनो, अभी जस्ट सुनो सर। सोलर स्लाइड फॉर अ सेकेंड, ओके, देख लो जल्दी फटाक से। डन, डन, okay, now listen to me, now listen to me। suppose this is a circle we are having, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है? मुझे इस सर्कल की पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर मतलब ये जो पूरा, जो ये सर्कल जो सर्कुलर मैंने खींचा हुआ है ये ब्लैक कलर से, इसका पूरा लंबाई चाहिए मुझे। आई नीड द लेंथ ऑफ दिस। बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हाउ आई शुड डू दिस, या फिर कैसे करूं मैं इसे, यही मैं आपको समझा रहा हूं। फील करें अभी आप क्या करें, ये आपका रेडियस है आर, आपने यहां से थीटा एंगल पे जाके आप एक छोटा सा स्ट्रिप लें डी थीटा एंगल का। सुनो, अभी तुम सीख रहे हो, ये सीखने वाला समय है, सो डू नॉट, फर्स्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप थीटा एंगल पे जाके, ये बेस लाइन से थीटा एंगल पे जाके आपने एक छोटा सा एंगुलर विड्थ लिया या एंगल लिया डी थीटा, और इस डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये ब्लैक कलर वाला जो लंबाई थी, इस लंबाई को मेजर किया। ये जो लंबाई आई, ये ब्लैक कलर जो इस इन दोनों लाइंस के बीच में जो ब्लैक कलर वाला आर्क इंक्लूडेड था, उसकी लंबाई आपने मेजर की। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? याद करो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये थीटा है, ये आर है, और अगर ये एल है, ये आर्क का लेंथ एल है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आपने पढ़ा था, जहां पे थीटा इज इन रेडियंस। याद है? आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था, याद है?
याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड 10th में एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट होते वक्त आपको बताया गया होगा, पक्का बताया गया, ये सबको आना चाहिए। नहीं सर, अरे बाप रे, कैसे पढ़ा रहे भाई तुमने? ठीक है, नहीं पता, इसको अभी नोट करो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये होता है रिलेशनशिप वेयर थीटा इज इन रेडियंस। कोई बात नहीं, अभी नोट करो, ये रिलेशनशिप आपको समझना है कि अगर ये थीटा एंगल है, ये लेंथ ऑफ द आर्क एल है और ये रेडियस आर है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर वेयर थीटा इज इन रेडियंस, ये रिलेशनशिप होल्ड ट्रू करता है। ठीक है, ओके, गुड। सुनिए अब ध्यान से, तो ये डी थीटा है, सुनिए ध्यान से, ये डी थीटा है, ये डी थीटा है। तो ये जो छोटा सा जो सर्कुलर सॉरी छोटा सा सर्कल का पार्ट जो ब्लैक कलर में था, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है विथ शेड्स ऑफ रेड, इसका जो लेंथ आएगा, क्या इसका लेंथ आएगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, रेडियस तो इसकी आर ही है, बट ये एंगल जो है ये डी थीटा है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन आया, इस पोर्शन की लंबाई कितनी आई, आर डी थीटा। लेट अस से दिस इज अ वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, तो डीएल आया आर डी थीटा। अब लॉजिकली सोचो, ये dl1 है मान लो, ये आया आर डी थीटा। सिमिलरली मैं dl2 ऐड करूंगा, वो आ जाएगा फिर से आर डी थीटा, फिर dl3 ऐड करूंगा, वो आ जाएगा आर डी थीटा। ऐसे करके ऐड करता 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 जाऊंगा, तो इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ऐड करते 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 फाइनल यहाँ तक आ जाऊंगा। तो ये जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट सबको जोड़ता जाऊंगा, तो क्या मुझे इस सरकमफेरेंस या फिर ये जो पेरिफेरी बनाया है मैंने ब्लैक कलर से, क्या मुझे इसकी लंबाई मिल जाएगी? क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे DL1 DL2 DL3 ऐसे छोटे 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 सबको जोड़ता चलूं, तो क्या मैं जहां से स्टार्ट करूंगा वहीं पे पहुंच जाऊंगा सबको जोड़ते जोड़ते? बोलिए हाँ या ना, एकदम क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल। तो ये जो सबको जोड़ने वाला प्रोसेस है, DL1 प्लस DL2 प्लस DL3, अभी देखो लास्ट स्लाइड में ही मैंने बताया है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैथमेटिकली इंटीग्रेशन ऑफ DL, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा। बोलो हाँ या ना? यस, इंटीग्रेशन ऑफ DL विच इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा। अब समझे, अब आप समझे, ये आप थीटा मेजर कर रहे हो यहां से, फिर आप घूमते 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 फिर यहां तक आ गए, तो आपने थीटा कितना ट्रैवल कर लिया टोटल? 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर 2 पाई तक। क्या ये समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 2 पाई तक रेडियंस में रखना है आपको, क्योंकि ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये रिलेशनशिप सिर्फ रेडियन में वैलिड होता है, डिग्री में वैलिड नहीं होता है। तो 0 से लेकर 2 पाई आर डी थीटा, ये इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो। आर कांस्टेंट है बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल हर जगह पे कांस्टेंट है, तो आर को बाहर निकाल लिया, आर को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा किया, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आता है थीटा ओनली, बट लिमिट से 0 से लेकर 2 पाई। क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया गया है? पहले थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 2 पाई, फिर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आपको आपका रिजल्ट 2 पाई आर मिला? कि यही होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। गायब हो गए तुम। ये है इंटीग्रेशन का यूज। तुम पूछते होगे तुम स्टैंडर्ड 9th में टीचर से कि इंटीग्रेशन का कैसे फॉर्मूला आया 2 पाई आर। तुम्हारे टीचर ने तुमको पक्का बताया होगा इंटीग्रेशन से आता है, देखो इंटीग्रेशन से किया तुमने, क्या क्लैरिटी है? हाँ या ना? गायब हो गए तुम। फिर से फील करो, फिर से फील करो। हमने थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एंगुलर स्ट्रेच लिया डी थीटा का। अब थीटा पे जाके डी थीटा का एक एंगुलर स्ट्रेच लिया, तो ये दो लाइंस बने। ये दो लाइंस सर्कल को दो पॉइंट पे कट किए। ये एक पॉइंट मान लो है ए, ये दूसरा पॉइंट मान लो है बी। तो ए और बी जो सर्कल पे थे, इनके बीच का जो लेंथ आया, ये लेंथ आया थीटा इक्वल टू एल बाय आर रिलेशनशिप से। बिकॉज ये डी थीटा है तो दिस लेंथ विल बी अ स्मॉल लेंथ, इसको मैंने बोला डीएल। तो डीएल इज आर डी थीटा। ऐसे ही ये DL1 है, DL2 है, DL3 है, DL4 है, सबको DL5 DL6 ऐसे जोड़ते जाऊं सबको, छोटा 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 डीएल। तो क्या मुझे टोटल लेंथ, ठीक है, क्या मुझे टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर, जो मैंने लाइन खींचा है सर्कुलर, उसका टोटल लेंथ मिल जाएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा। समझ में आया? फिर आर को कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया एंड वी गॉट आवर आंसर।
एक क्वेश्चन आया है, सर हाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल टू थीटा। अरे वाह वाह बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है बेटा? इसको करने के दो तरीके, इधर इसको सांप मान लो, बेसिक भूल रहे हो, मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, नेवला मान लो। अभी अगर एक ही चैप्टर में ये हाल होगा बेटा, तो जब बाद में जाओगे तो कैसे चलेगा? सांप और नेवला ने कट कर दिया तो एक्स बचता है, इधर उस लॉजिक से निकाल लो प्लस कांस्टेंट, अगर ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अगर एक्स की जगह पे मान लो डी थीटा हुआ, तो क्या सेम लॉजिक नहीं हो जाएगा बेटा? थीटा प्लस कांस्टेंट नहीं आ जाएगा अगर इंडेफिनेट हुआ तो? और अगर डेफिनेट हुआ, जैसे कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट कट जाता है, कांस्टेंट उड़ जाता है। सो थीटा लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक चला जाता है। यस और नो? पता नहीं, डेली तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, पता नहीं आज क्या हो गया, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलो प्रणव जी, समझ में आया? क्लियर है? अरे बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आई बात? अब देखो, अब देखो, तुम समझो। हाँ, एरिया का भी फॉर्मूला भी निकालेंगे, आओ ये देखो। अब हम एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल बाय इंटीग्रेशन मेथड। अगेन इसको हम लोग करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अभी तुम अगर खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा अकल बहुत अच्छा चलता है। नहीं कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखो। देखो, ये मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस की क्या है? इसकी रेडियस आर है। तो यहां पे सुनो, इसका एरिया निकालने का देयर आर टू डिफरेंट वेज। मैं दोनों वेज आपको बता रहा हूँ। सर लास्ट स्लाइड प्लीज, 1 मिनट होल्ड करना, होल्ड करना बेटा, अभी सुन ले, इसको सुन ले, मैं लास्ट स्लाइड में चला जाऊंगा, अभी इसको सुन। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, सुनो, एक तरीका है, आप क्या करें, आप यहां से एक्स दूरी पे जाके एक सर्कल खींचे। मैं खींच रहा हूं, ठीक है? और फिर एक दूसरा सर्कल आप खींचे x प्लस डी एक्स दूरी पे। एक सर्कल आपने खींचा x दूरी पे, और दूसरा सर्कल आपने खींचा, सुने ध्यान से, x प्लस डी एक्स। इसको समझने का सब तरीका मैं बताऊंगा। सुनो 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 सुनो, दोनों तरीका बताऊंगा, सुन पहले। अब सुनो, इसको इसको समझना क्या है कि मुझे एरिया निकालना है पूरे सर्कल का। सर्कल, ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री बनाई है मैंने, इस कर्व के अंदर जितना रीजन है पूरे का एरिया चाहिए मुझे। पूरा रीजन कितना है वो चाहिए मुझे, मतलब मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। वी नो इट, हमें पता है ये। अब सोचो, ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट, ये दो जो मैंने x और x प्लस डी एक्स दो सर्कल खींचे, इनके बीच का जो रीजन है, ये रीजन में कितना एरिया है, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? इसको करने का तरीका सुनो। तुम क्या करो, ये जो तुमने बनाया है ये रीजन, इसको यहां से ऐसे कट कर दो। इसको कट करके तुम इसे फैला लो। तो जब इसे कट करके तुम फैला लोगे, तो इसकी लंबाई आएगी 2 पाई एक्स, इसकी लंबाई आएगी 2 पाई एक्स, गुड। और इसकी थिकनेस आएगी dx, जो कि विड्थ। तो क्या रेक्टेंगल के एरिया के हिसाब से एरिया ऑफ दिस रीजन, शेडेड रीजन, विल इट बी इक्वल टू 2 पाई एक्स dx? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड इट? एकदम नीट, एकदम नीट तरीका है, एकदम क्लीन तरीका है, कुछ ज्यादा क्या करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई है? दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक तरीका है मेंसुरेशन का तरीका। मेंसुरेशन का तरीका क्या है, सुनो। जो आउटर सर्कल का एरिया है, उसमें से इनर सर्कल का एरिया हटा दोगे, तो क्या एरिया ऑफ द रीजन, शेडेड रीजन मिल जाएगी?
एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने ऐसे सवाल पक्का किए हैं, याद करो। एक गार्डन है, गार्डन का इनसाइड रेडियस इतना है, आउटसाइड रेडियस इतना है, उसको प्लाव करना है या फिर उसको टाइलिंग करनी है, तो टाइलिंग का कॉस्ट है 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, बताओ कितना कॉस्ट लगेगा। ऐसे फालतू फालतू सवाल किए थे कि नहीं मेंसुरेशन के, बोलो स्टैंडर्ड 10th में किए थे कि नहीं, बोलो यार। तुम लोग 10th स्टैंडर्ड का भी जवाब मुझे दिया करो फटाक से एकदम। आई नीड योर आंसर यार, यस वी नो दिस, यस और नो, हैव कॉन्फिडेंस यार, कम ऑन। मैं तुमको मैक्सिमम चीजें 10th का ही बताता हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं यार ये सब चीजें। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, बोलो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा क्या, आउटर आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया हटा दो, आउटर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, विल इट बी पाई इंटू एक्स प्लस डीएक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अरे यार क्या बात है यार, मजा आ गया मतलब। अब मैं चाहता हूं, यस अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा सा अकल लगाओ, जो मैंने एकदम बिगिनिंग में डिफरेंशिएशन का सिखाया था, इसीलिए मैंने ये काम सिखवाया था, याद करो। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डीएक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस पाई एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर तुम पाई कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मर जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस 2x dx। अभी dx आपको पता है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो dx अगर बहुत छोटा है तो dx का होल स्क्वायर, dx बहुत छोटा है, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा, तो dx का होल स्क्वायर बहुत बड़ा। dx इज वेरी वेरी स्मॉल, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटा है, इसका मतलब dx स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, यस और नो, बोलो। नहीं सर, दैट इज व्हाट आई वांटेड, वो बहुत छोटा होगा सर, बहुत बड़ा नहीं होगा, यस और नो, वो बहुत छोटा होगा बड़ा नहीं होगा, यस और नो, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, वेरी गुड। तो क्या मैं dx स्क्वायर को सेफली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, जीरो मान सकता हूं? तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखो, क्या मेरा रिजल्ट वही आ गया 2 पाई एक्स dx। तो इधर आप इससे करो जो कि स्टैंडर्ड 10th लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, ये भी स्टैंडर्ड 10th लेवल का ही अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इंजेन्युइटी यूज की कि मैंने इसको कट करके इसको फैला दिया स्ट्रेट लाइन में, तो एक रेक्टेंगल बन गया। ये इंजेन्युइटी है जो समय के साथ आती है, आपको समझ में आएगा। क्या मेरी बात क्लैरिटी के साथ समझ में आई? तो ये जो छोटा सा एरिया आया, फील करना, ये जो छोटा सा एरिया आया, सब लोग फील कर रहे हैं, ये एरिया कितना है आप देखो ध्यान से। ये जो एरिया आया, ये एरिया आया dA, इट्स अ स्मॉल एरिया विच इज इक्वल टू 2 पाई एक्स dx। सो टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है तो मुझे ऐसे ही DA1 DA2, इसके ऊपर एक और रीजन होगा, इसके ऊपर एक और रीजन होगा, ऐसा सभी रीजन का एरिया निकालते चलेंगे, सबको जोड़ते चलेंगे, तो क्या मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा? समझ में आ रहा है? तो DA ये आया, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DA विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई एक्स dx। अब मुझे कोई बताए x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, बोलो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, बोलो। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, ये x है, फील करो, कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, जल्दी बोलो। x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, ये x है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, देखो 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 कितने लोग आंसर कर पाते हो, देखो 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 देखो। 0 टू 2 पाई, गलत गलत। x की वैल्यू 0 टू 2 पाई कैसे होगी, x क्या है सोचो, व्हाट इज x? 0 टू r इज द करेक्ट आंसर। अरे x तो रेडियस है भाई, रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से स्टार्ट कर रहे हो r तक जा रहे हो, सोचो 0 से r, सोचो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, जब यहाँ पे होगा सर्कल एकदम यहाँ पे करेंगे तो ये 0 आएगी रेडियस, और जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो r आ जाएगी। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराएं, 0 टू r, चमका क्या? यही इसी इसी को तो बोलते हैं एप्लीकेशन, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो इज इट 2 पाई, बाहर आ जाएगा, इज इट एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है 0 से लेके r तक। ध्यान से देखो, 2 2 कट गया, इज इट पाई r स्क्वायर, ये आया तुम्हारा। क्या यही है एरिया, एरिया एरिया ऑफ द सर्कल, क्या एरिया ऑफ द सर्कल यही आता है, पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ आई है? तुम लोग गायब हो गया भाई, कंप्लीट सन्नाटा, एकदम एकदम कंप्लीट सन्नाटा है, गायब हो गया तुम लोग। क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो क्लियर है कि नहीं, बोलो। समझ में आया या मैं और बोलूं? मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, और पैं करूं या समझ में आ गया? यस वी कैन। अब देखो ध्यान से, दूसरा तरीका इसका एरिया निकालने का, दूसरा तरीका, सुने ध्यान से, समझा क्या? अब दूसरा तरीका फील करो, दूसरा तरीका क्या है, सुनो। हम क्या करेंगे,
ये मेरा रेडियस है, मैं यहां से थीटा एंगल पे जाके एक छोटा एंगुलर विड्थ ले रहा हूं डी थीटा। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी आर डी थीटा, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बिकॉज ये टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे। टेंजेंट क्यों होगा सर? क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटा है। अगर हम इस लेंथ को बहुत छोटा लेते हैं तो क्या यहाँ पे इनको ज्वाइन करने वाला लाइन ऑलमोस्ट टेंजेंट हो जाता है? इमेजिन करो, अगर आप 2 पॉइंट बहुत प्रिटी क्लोज लेते हो और उनको ज्वाइन करने वाला लाइन लेते हो, क्या वो उस जगह पे टेंजेंट हो जाता है? देखो, फील करो, इस पॉइंट को फील करो, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन होता है सीकेंट या चॉर्ड। इसको जब तुम इसके करीब लाते जाओगे तो एक स्टेज आएगा जब इनको ज्वाइन करने वाला लाइन ऑलमोस्ट टेंजेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, फील करना, बिकॉज ये पॉइंट प्रीटी क्लोज टू ईच अदर है, बहुत बहुत करीब, एकदम करीब, मतलब दोनों के बीच में गैप एक पॉइंट भी नहीं डाल सकते, तुम ऐसा समझ लो। तो अगर ऐसा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस AB इज ऑलमोस्ट टेंजेंट? ये समझने वाली चीज है। तो अगर ऐसा है तो ये लेंथ है आर, ये लेंथ है आर डी थीटा। तो ये जो छोटा सा पोर्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये क्या ये एक छोटा सा ट्रायंगल का एरिया है? और ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? DA। विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? बेस इज आर एंड हाइट इज आर डी थीटा। चमका है क्या रे? ये देख, तो ये आ गया आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा। दिस इज व्हाट इज योर DA। तो टोटल एरिया ऐसे DA1 DA2 DA3 DA4 जोड़ता जाऊंगा, तो ऐसा फिजिक्स जोड़ता गया। फिर मैथमेटिक्स ने बोला कि भाई साहब, इसका टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसा हर बार मत कीजिए, आप ये साइन लगा दीजिए स्नेक वाला विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो उसने बोला वाह बहुत बढ़िया, मजेदार, अपना काम आसान हुआ, हम ले लेंगे। अब बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराएंगे? थीटा की वैल्यू घूमते 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 क्या पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी कराएंगे? ये देख, अब ध्यान से देख, क्या ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा, और 0 से 2 पाई। मैं यहाँ पे पूरा करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है? थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस 0, क्या ये 2 पाई आएगा? ये देख 2 2 मर गया, क्या रिजल्ट फिर से पाई आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, मार्वलस, कमाल हो गया, मतलब खतरनाक। बोलो हाँ या ना? अरे समझ आई बात? क्या मजा आया? देखो, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समझ में आया? समझ में आया? अब मैं तुम्हें 2 काम दे रहा हूं, सुनो। मैं दे रहा हूं वर्क, ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, नहीं आया तो मेरे को बोलोगे, हम लोग उसे करेंगे। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, सुनो, एक कोन दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है? कोन दे रहा हूं मैं। ये कोन का रेडियस जो है ये है r, और इसकी हाइट है h। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है बाय इंटीग्रेशन। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, स्फीयर, स्फीयर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय इंटीग्रेशन। सोचो कैसे करोगे, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? कैसे करोगे ये आपको करना है, ट्राई करना। बना लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग करेंगे, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर, नाउ लिसन टू